आज के इस विश्लेषण में हम मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय और सच कहूं तो सबसे खौफनाक अध्यायों में से एक की गहराई में जाने वाले हैं। नाजी जर्मनी का उदय और उसका पतन सिर्फ एक बीता हुआ कल नहीं है, इसे आप एक बहुत ही गंभीर चेतावनी मान सकते हैं। तो चलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी निष्पक्षता और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस काले सच को समझने की कोशिश करते हैं। इस दौर का खौफ लोगों के दिलों में किस कदर बैठा हुआ था, इसे समझने के लिए जरा 11 साल के एक जर्मन बच्चे हेलमुथ की कहानी पर गौर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हेलमुथ के पिता, जो उस शासन के कट्टर समर्थक थे, अपराध बोध और डर से इस कदर भर गए कि उन्होंने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया और अंत में खुद अपनी भी जान ले ली। इस खौफनाक घटना का उस छोटे से बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले 9 सालों तक वो अपने ही घर में खाना नहीं खा पाया। उसे हर पल बस यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी अपनी ही माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। ये सिर्फ एक बच्चे का डर नहीं था, बल्कि ये उस दहशत की एक झलक है जो उस युद्ध के बाद आम लोगों के जहन में हमेशा के लिए घर कर गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, डर की कीमत। दूसरा, एक कलाकार से सैनिक तक का सफर। तीसरा, संकट में घिरा एक राष्ट्र। चौथा, तानाशाही का रास्ता। पांचवा, नफरत की विचारधारा। और छठा, उनका अपरिहार्य पतन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, डर की कीमत और एक क्रूर शासन ने इंसानों से इसकी क्या कीमत वसूली। युद्ध के बाद जर्मनी के आम नागरिकों पर दहशत और हताशा का जो माहौल हावी था, असल में वही सत्ता में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना। और यहीं से इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला सवाल पैदा होता है, आखिर एक युवा जो कभी एक कलाकार या पादरी बनना चाहता था, वो इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कैसे बन गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भावनाओं में नहीं, बल्कि इतिहास के उन कड़वे तथ्यों में खोजना होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एक कलाकार से एक सैनिक तक का सफर। आखिर एक कट्टरपंथी का निर्माण कैसे होता है? ऑस्ट्रिया में एक बेहद सख्त पिता के घर 1889 में जन्मे एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। 1907 में उसे आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके जीवन पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार तब हुआ जब बीमारी के कारण उसके छोटे भाई एडमंड की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने उसे पूरी तरह से एक विद्रोही और एकांतप्रिय इंसान बना दिया। माता पिता के निधन के बाद एक समय ऐसा भी आया जब वियना की सड़कों पर उसके पास ना तो रहने को घर था और ना ही खाने को पैसे। फिर 1914 का समय आया जब उसने पहले विश्व युद्ध में जर्मन सेना ज्वाइन की, जहां उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। 1919 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा। 1923 में बावेरिया में उसका तख्ता पलट का प्रयास पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन हार ना मानते हुए अंततः 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। सोचिए, एक अनाथ और बेघर मजदूर से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का ये सफर कितना नाटकीय था। अब प्रथम विश्व युद्ध में मिली करारी हार ने लोगों के सोचने के तरीके को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। क्या आपने कभी स्टैब इन द बैक या पीठ में छुरा घोंपने वाले मिथक के बारे में सुना है? दरअसल ये एक बिल्कुल बेबुनियाद सोच थी कि जर्मन सेना युद्ध के मैदान में हारी ही नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही नागरिक नेताओं, यहूदियों और मार्क्सवादियों ने उन्हें धोखा दिया था। इस एक झूठे विचार ने समाज में ऐसा जहर घोला कि निर्दोष समुदायों को जर्मनी की हार का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। यहीं से हम आते हैं भाग 3 पर, संकट में घिरा एक राष्ट्र और निराशा का एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस तानाशाही के उदय को अगर वाकई समझना है तो हमें उस समय की लोकतांत्रिक जर्मन सरकार यानी वाइमर रिपब्लिक के दौरान फैली पूर्ण हताशा को समझना होगा। मित्र राष्ट्रों द्वारा थोपी गई वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था की सचमुच कमर तोड़ दी थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस संधि के तहत जर्मनी ने अपनी कुल आबादी का 10% हिस्सा और 13% भूभाग हमेशा के लिए खो दिया। उनके 75% लोहे और 26% कोयले के भंडार छीन गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना पर भारी प्रतिबंध लगा दिए गए और 6.6 बिलियन पाउंड का एक ऐसा विशाल जुर्माना थोप दिया गया जिसे चुकाना लगभग असंभव था। किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए ये बेहद अपमानजनक शर्तें थीं। और इस आर्थिक तबाही का नतीजा क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। ये वो खौफनाक स्थिति होती है जब कीमतें इतनी तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं कि आपकी करेंसी या मुद्रा की कीमत लगभग शून्य हो जाती है।
जब फ्रांस ने जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र पर कब्जा किया तो जवाब में जर्मनी ने बिना सोचे समझे भारी मात्रा में नोट छापने शुरू कर दिए। हालात इस कदर बदतर हो गए कि आपको एक साधारण सी ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों से भरा एक पूरा बैग लेकर जाना पड़ता था। और मानो इतना ही काफी नहीं था कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जैसे ही अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय सहायता रुकी, जर्मनी में बेरोजगारी एकदम से आसमान छूने लगी। बेरोजगारों का आंकड़ा 60 लाख के पार चला गया। अब आप खुद सोचिए, जब आम जनता इस कदर भूखी और हताश हो तो वो किसी भी चरमपंथी नेता के राजनीतिक वादों के जाल में बहुत आसानी से फंस जाती है। और यही वो मोड़ है जहां से हमारा भाग 4 शुरू होता है, तानाशाही का रास्ता और एक पूरे लोकतंत्र का व्यवस्थित तरीके से खात्मा। तानाशाही कभी रातों रात नहीं आती। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ने पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए बहुत ही रणनीतिक और कानूनी चालें चली। 1933 में लोकतंत्र को कुचलने के लिए 4 अचूक कदम उठाए गए। पहला कदम, जर्मन संसद यानी राइक्सटैग में एक रहस्यमयी आग का लगना। दूसरा कदम, इसी आग का फायदा उठाकर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिससे रातों रात नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए। तीसरा कदम, इनेबलिंग एक्ट का पास होना, एक ऐसा कानून जिसने तानाशाह को असीमित शक्तियां सौंप दी। और चौथा कदम, पूर्ण तानाशाही की स्थापना, जहां अन्य सभी राजनीतिक दलों और यूनियनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक। सोचिए, उस घोर निराशा और भुखमरी के बीच एक बेहतर भविष्य का वादा लोगों को कैसा लगा होगा। इसी एक लुभावने वादे ने 1932 के चुनावों में उन्हें 38 मिलियन वोट दिलाए। करिश्माई और जोशीले भाषणों और अर्थशास्त्री हज़लमाश शाख्त की शुरुआती सफल रोजगार नीतियों का इस्तेमाल करके एक निराश आबादी को इस कदर प्रभावित कर दिया गया कि उन्होंने थोड़ी सी आर्थिक सुरक्षा के बदले अपना पूरा का पूरा लोकतंत्र खुशी खुशी उनके हाथों में सौंप दिया। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और दुखद हिस्से भाग 5 पर आते हैं, नफरत की विचारधारा और भेदभाव का एक पूरा तंत्र। इतिहास के इन काले पन्नों को निष्पक्षता से देखते हुए हमें उन भयानक सामाजिक बदलावों को समझना होगा जो पूरी तरह से सिर्फ नस्ल पर आधारित थे। इस शासन ने समाज में एक बेहद क्रूर नस्लीय पदानुक्रम या कहें तो एक हायरार्की लागू कर दी। सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्यों को रखा गया, जिन्हें महिमा मंडित किया गया और राज्य ने उन्हें हर सुविधा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वहीं समाज के सबसे निचले स्तर पर यहूदियों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को धकेल दिया गया, जिन्हें सीधे तौर पर राज्य का दुश्मन घोषित कर दिया गया। और इसी भयानक वर्गीकरण का सीधा और खौफनाक परिणाम होलोकॉस्ट और तथाकथित फाइनल सॉल्यूशन के रूप में सामने आया, जहां लाखों निर्दोष लोगों को बेरहमी से गैस चैम्बरों में मार दिया गया। और ये नफरत सिर्फ नस्ल तक ही सीमित नहीं थी, इसे समाज के हर हिस्से में जहर की तरह बोया गया। लड़कों और पुरुषों से ये सख्त अपेक्षा की जाती थी कि वे आक्रामक, मर्दाना और मजबूत सैनिक बने। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों और महिलाओं पर यह दबाव था कि वे पूरी तरह से दबके रहें, अपनी तथाकथित शुद्धता बनाए रखें और उनका एकमात्र काम सिर्फ शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म देना था। स्कूलों और पाठ्य पुस्तकों के जरिए छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस जहरीली जेंडर व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित रूप से भर दिया गया था। अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 6 पर, अपरिहार्य पतन। इतने बड़े थर्ड राइश का अंत कैसे हुआ? जैसे ही थोड़ी आर्थिक स्थिरता मिली, शासन का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे एक बेहद खतरनाक और आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई, जिसने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की आग को भड़का दिया। इस चरम अहंकार में 3 बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की गईं। कदम 1, 1939 में पोलैंड पर आक्रमण। कदम 2, 1941 में सोवियत संघ के साथ 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध खोल लेना, जो कि उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित हुई। और अंत में कदम 3, पर्ल हार्बर पर हमले के बाद युद्ध में अमेरिका की जोरदार एंट्री। इन भयंकर रणनीतिक गलतियों का नतीजा ये हुआ कि जर्मन सेनाएं हर तरफ से घिर गईं और उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। और इस पूरे खौफनाक साम्राज्य का अंत कहाँ हुआ? बर्लिन के एक अंधेरे अंडरग्राउंड बंकर में। जैसे जैसे मित्र देशों की सेनाएं नजदीक आ रही थीं और हार निश्चित हो गई थी, तानाशाह ने दुनिया के सामने अपनी जवाबदेही का सामना करने के बजाय एक बेहद कायरतापूर्ण कदम चुना। 1945 में जहर और पिस्टल का इस्तेमाल करके उसने खुद अपनी जान ले ली। इस महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया ने करोड़ों जानें गंवाकर एक बहुत ही भारी कीमत चुकाई।
और ये सबक सीखा कि युद्ध केवल नफरत ला सकता है और सिर्फ विनाश फैला सकता है। इसी गहरे वैश्विक एहसास ने संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के निर्माण को प्रेरित किया, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले अत्याचारों को हमेशा के लिए रोका जा सके। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमारा समाज आज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि किसी भी आर्थिक संकट की कमजोरियों का फायदा उठाकर नफरत की राजनीति फिर कभी हावी न हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में भी हमारे लोकतंत्र की नाजुकता को दर्शाता है और हमें इतिहास से सीख लेकर हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।